आपका धन्यवाद, पूरे बिहार वासियों का धन्यवाद। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक भवन में शपथ ग्रहण की और उसके तुरंत बाद सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार भी संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम नागरिकों को बुनियादी सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने जन शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने और सार्वजनिक सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर भी दिया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर सम्राट चौधरी की पत्नी ममता कुमारी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। पहला रिएक्शन आया उनका, पहली प्रतिक्रिया दी अपने पति के सीएम बनने के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री पद के ग्रहण करने के बाद। उन्होंने खुशी जताते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सबको धन्यवाद, पूरे बिहार वासियों का धन्यवाद। एक बार सबको बधाई बिल्कुल चल हो गई बात फिर हमें तो सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की पत्नी ममता कुमारी पेशे से एक अधिवक्ता हैं और हालांकि वो सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखती हैं, लेकिन सामाजिक सरोकारों और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर अपनी मुखर राय हमेशा से रखती आई हैं। वे अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं और आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया करती हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की इस नई जिम्मेदारी को लेकर उनके परिवार में उत्साह का माहौल है और उनकी पत्नी ने इसे राज्य के विकास और सेवा का एक नया अध्याय भी करार दिया है। अब इसके बाद आपको एक दिलचस्प वाकया बताते हैं, एक दिलचस्प मंजर बताते हैं बीजेपी की मजबूती का और बीजेपी में कद किस नेता का कितना बढ़ सकता है उससे संबंधित। बिहार की राजनीति में जाहिर तौर पर ऐतिहासिक मोड़ आया है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की कमान संभाल ली। उनके साथ जेडीयू कोटे के दो और नेता, जिनको की उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है, इनके नाम है विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, दोनों ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 15 अप्रैल का वो दिन था जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी की रणनीति स्पष्ट करती है कि अब पार्टी नेतृत्व के लिए संघ या फिर पुराना भाजपाई बैकग्राउंड अनिवार्य नहीं समझती। सम्राट चौधरी के अलावा असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर के एन बीरेन सिंह और यमुनाम खेमचंद, अरुणाचल के पेमा खांडू, त्रिपुरा के माणिक साहा, कर्नाटक के बसवराज बोम्मई और झारखंड के अर्जुन मुंडा ऐसे नेता हैं जिन्होंने दूसरे दलों से आकर बीजेपी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये पार्टी की मेरिट और क्षमता आधारित नई कार्यशैली का परिचायक भी है। चलिए विस्तार से समझते हैं कौन से नेता बीजेपी में आए दूसरे दलों से, लेकिन यहाँ पर आकर मिली बड़ी जिम्मेदारी सीएम का पद। बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है, जहां सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की कमान अपने पास ली। उनके साथ ही जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बीजेपी की यह रणनीति स्पष्ट करती है कि अब पार्टी में नेतृत्व के लिए संघ या पुराना भाजपाई बैकग्राउंड अनिवार्य कतई नहीं है। सम्राट चौधरी के अलावा असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर के एन बीरेन सिंह और युमनाम खेमचंद, अरुणाचल के पेमा खांडू, त्रिपुरा के माणिक साहा, कर्नाटक के बसवराज बोम्मई और झारखंड के अर्जुन मुंडा ऐसे नेता है जिन्होंने दूसरे दलों से आकर बीजेपी में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये पार्टी की मेरिट और क्षमता आधारित नई कार्यशैली का परिचायक भी है। आइए विस्तार से समझते हैं इन लोगों ने बीजेपी में कैसे बनाया अपना भविष्य। सम्राट चौधरी, बिहार में नया नेतृत्व। बिहार में मुख्यमंत्री का ताज सम्राट चौधरी के सिर सजा है। बुधवार को राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि उनका मूल वैचारिक आधार न तो संघ रहा है और न ही बीजेपी। वो दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के पुत्र हैं और उन्होंने अपनी सियासी पारी का आगाज 90 के दशक में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से किया था। राबड़ी देवी की सरकार में वे सबसे कम उम्र के मंत्री बने। आरजेडी के बाद वे जेडीयू में शामिल हुए और 2014 में मंत्री बने, लेकिन 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में आने के बाद सम्राट ने बहुत कम समय में बड़ी ऊंचाइयां छुईं। उन्हें पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और फिर बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
पार्टी ने उन्हें एक सशक्त ओबीसी चेहरे के रूप में पेश किया। नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित करने की उनकी क्षमता ने ही उन्हें पहले उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के चाणक्य। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक सफर भी बीजेपी की इसी समावेशी रणनीति का हिस्सा है। शर्मा ने अपनी राजनीति कांग्रेस से शुरू की थी और वे तरुण गोगोई सरकार में बेहद शक्तिशाली मंत्री थे। 2015 में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। 2016 के चुनाव में बीजेपी की जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2021 में जब बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी तो पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। उनकी प्रशासनिक क्षमता और चुनावी प्रबंधन को देखते हुए बीजेपी अब 2026 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने की तैयारी कर चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल, क्षेत्रीय दल से बीजेपी के शीर्ष तक। असम में बीजेपी की पहली सरकार के मुखिया सर्बानंद सोनोवाल भी बाहरी पृष्ठभूमि से आए थे। उन्होंने अपने छात्र जीवन की शुरुआत ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU से की थी और बाद में क्षेत्रीय दल असम गण परिषद के कद्दावर नेता बने थे। 2011 में उन्होंने AGP छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और 2016 में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। सोनोवाल ने असम में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करने का काम किया, जिससे ये संदेश गया कि पार्टी जमीनी आधार वाले नेताओं को पूरा सम्मान देती है। N बीरेन सिंह और युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर का बदलाव। मणिपुर में बीजेपी ने 2017 में पहली बार सरकार बनाई और कमान N बीरेन सिंह को सौंपी। बीरेन सिंह ने राजनीति की शुरुआत डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी से की थी और बाद में कांग्रेस में शामिल होकर मंत्री बने थे। 2016 में उन्होंने कांग्रेस से विद्रोह कर बीजेपी का हाथ थामा और महज 1 साल के भीतर मुख्यमंत्री बन गए। 2022 में भी उन्होंने दोबारा पार्टी को जीत दिलाई। हालांकि मणिपुर में भड़की हिंसा के कारण 2025 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह पार्टी ने युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया है। खेमचंद का बैकग्राउंड भी गैर बीजेपी रहा है। उन्होंने 2002 में बीरेन सिंह के साथ ही राजनीति शुरू की थी और 2013 में बीजेपी में आए थे। ये दिखाता है कि बीजेपी पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेताओं पर अधिक निर्भर है। पेमा खांडू और गीगोंग अपांग। अरुणाचल की सत्ता। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बीजेपी के उन सफल मुख्यमंत्रियों में से हैं जो कांग्रेस से आए हैं। उनके पिता दोरचे खांडू राज्य के कद्दावर कांग्रेसी नेता थे। पेमा 2016 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसी साल वे अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें स्वीकार किया और मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा। इसके बाद 2019 और 2024 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाया। अरुणाचल में इससे पहले गीगोंग अपांग ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार बनाई थी। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा था। माणिक साहा। त्रिपुरा में कांग्रेस से सीएम तक। त्रिपुरा में दशकों पुराने वामपंथी शासन को खत्म करने के बाद बीजेपी ने 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया। साहा पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी। पार्टी ने पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर विप्लव देव की जगह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। 2023 के विधानसभा चुनाव में साहा के नेतृत्व में पार्टी ने दोबारा जीत हासिल की, जिससे ये साबित हुआ कि पार्टी का नए चेहरों पर दांव लगाना सही रहा है। बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में सामाजिक संतुलन। दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र राज्य रहा है जहां बीजेपी ने सरकार बनाई है। 2021 में जब पार्टी ने दिग्गज नेता येदियुरप्पा को हटाया तो कमान बसवराज बोम्मई को सौंपी। बोम्मई का परिवार मूल रूप से जनता दल की राजनीति से जुड़ा था। उनके पिता SR बोम्मई सूबे के मुख्यमंत्री रहे थे। बसवराज 2008 में JDU छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने उनके लिंगायत समुदाय में प्रभाव और उनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि वे 2023 में सत्ता की वापसी कराने में सफल नहीं रहे। अर्जुन मुंडा। झारखंड के युवा नेतृत्व। झारखंड की राजनीति में अर्जुन मुंडा एक बड़ा नाम रहे हैं। वे मूल रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे और झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे। साल 2000 में राज्य बनने के बाद वे बीजेपी में आए और 2003 में राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने।
पार्टी ने उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया और बाद में उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी। मुंडा इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी ने बहुत पहले से ही दूसरे दलों के सक्षम नेताओं को आत्मसात करना शुरू कर दिया था। ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजेश पाठक एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। उन्होंने छात्र राजनीति कांग्रेस से शुरू की थी, लेकिन पहचान उन्हें बहुजन समाजवादी पार्टी में मिली। वे बसपा के सांसद रहे और मायावती के खास सिपहसालारों में गिने जाते थे। 2017 चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और लखनऊ से विधायक बने। 2022 में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आज वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित हैं, जो ये दिखाता है कि पार्टी वैचारिक पृष्ठभूमि से ज्यादा विनेबिलिटी और जनाधार को महत्व दे रही है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि बीजेपी अब केवल कैडर आधारित पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि वो एक ऐसी मशीनरी बन चुकी है जो अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। बिहार में सम्राट चौधरी का राज्याभिषेक इसी कड़ी का सबसे ताजा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टी का ये लचीलापन उसे नए राज्यों में विस्तार करने और सत्ता बनाए रखने में मदद कर रहा है। तो ये थी वो रिपोर्ट जहां साफ तौर पे नजर आता है कि बीजेपी किस तरह से दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों का सम्मान करती है, उनकी कार्यशैली को देखती है, परखती है और अपने हिसाब से अब उनके लिए वो लाभप्रद भी साबित होता नजर आ रहा है। बहरहाल अब इस रिपोर्ट पर इन लोगों को लेकर, इन सीएम्स को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। और अंत में बात संसद की, संसद में बात जहां पर महिला आरक्षण को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से क्या बाण चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप गढ़े जा रहे हैं, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन इस बिल को पास कराइए। ये बिल पास होना ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक
मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध हो। तो ये थी आज देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए है जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.